नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महादेव सेना ने डिजिटल क्राइम और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा ने इस अवसर पर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए सरकार से तत्काल न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्राइम के सुनामी के कारण आम जनता की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। महादेव सेना ने साइबर क्राइम के शिकार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7982109146 जारी किया है, जिस पर लोग अपनी समस्याएं और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही महादेव सेना ने सरकार और आरबीआई से मांग की है कि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को 48 घंटे के भीतर उनके पैसे वापस किए जाएं। पंकज नंदा ने कहा, अगर आरबीआई 48 घंटे के भीतर पीड़ितों को उनका पैसा नहीं लौटा सकता तो सवाल ये उठता है कि लोग बैंक में पैसा क्यों रखें जब उनका पैसा सुरक्षित ही नहीं है। महादेव सेना ने यह भी कहा कि अगर सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर प्रभावी कदम नहीं उठाते तो महादेव सेना साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए महाआंदोलन करेगी। इस दौरान महादेव सेना ने आरबीआई, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए, जिनमें प्रमुख था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महादेव सेना की ये पहल साइबर क्राइम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। पीड़ितों को उनका पैसा नहीं लौटा सकता तो सवाल ये उठता है कि लोग बैंक में पैसा क्यों रखें जब उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। महादेव सेना ने यह भी कहा कि अगर सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर प्रभावी कदम नहीं उठाते तो महादेव सेना साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए महाआंदोलन करेगी। इस दौरान महादेव सेना ने आरबीआई, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए, जिनमें प्रमुख था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महादेव सेना की ये पहल साइबर क्राइम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। पंकज नंदा, महादेव सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय रखा है ये जो डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम है, लोगों के साथ जो ठगी हो रही है, उनके बैंकों से पैसा उड़ जाता है। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के कहने से कि 21वीं सदी में हम लोग हैं और सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, व्यक्ति चांद तक पहुंच गया, लेकिन पहले जो पैसा हमारे घरों में रहता था वो सुरक्षित होता था। कहीं ना कहीं उसमें डकैतियां पड़ती थी अगर घर के अंदर डाकू आ जाते थे तो। लेकिन आज 21वीं सदी में ये डिजिटल डाकू ऐसा है कि कब खाते में घुस जाता है, तिजोरी में घुस जाता है और पैसा लेके गायब हो जाता है। उस डाकू का तो कोई नाम भी होता था, पकड़ने के लिए उसको पुलिस भी पीछे लग जाती थी, कभी पकड़े भी जाते थे। लेकिन ये जो डिजिटल साइबर क्राइम जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है, बहुत बड़ी संख्या में, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य में उस डाकू की कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं और पीड़ित का कहीं से कोई समाधान नहीं। तो हम सरकार की, आरबीआई की कहने के ऊपर, मार्गदर्शन के ऊपर एक विश्वास करके बैंक की तिजोरी में पैसा रखते हैं और वो कब उड़ जाता है वो हमें पता ही नहीं लगता। हमारी मेहनत का पैसा, काला धन विदेशों से वापस लाना सरकार ने, लेकिन हमारा जो मेहनत का धन है उसको भी सरकार बचाने के लिए आरबीआई से कहे। और इतनी अच्छी सरकार आज देश के अंदर है तो हमें भी उम्मीद है उनसे कि कम से कम हम अपने बैंकों के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित रख पाए। और जब भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं, उसका समाधान कोई नहीं। इसके चलते इस क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथी लीगल सेल से भी आपको उस ग्राफ को बताएंगे। आप देखेंगे कि लगभग 2019 से लेके 2024 तक ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा, क्योंकि उन लोगों को हौसला मिल गया। उनको पता है कि जो वो काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उनकी कोई पकड़ ही नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति की कोई पकड़ नहीं होगी तो इसका मतलब हमने उसको आज़ादी दे दी लूट करने की, उसका हौसला बुलंद हो गया। इस अपराध को कोई दंडित ही नहीं किया जा रहा और जो पीड़ित है उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। हर तरह के कानून बनाए गए लेकिन उस कानून के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उन लोगों को जो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, एक इकट्ठा करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
हमारी महादेव सेना के ही एक बड़े पदाधिकारी हाल ही में उनके साथ एक घटना घटी, उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया और उन्होंने हर जगह साइबर क्राइम में, पुलिस थाने में, अपने बैंक से गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं। ये आपको बताएंगे, आप इनसे पूछेंगे। इसी प्रकार के जो हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं, हम उनका आंकड़ा निकालेंगे, हम उन्हें अपना नंबर जारी करेंगे, वो सब इकट्ठे हों और हम पूछेंगे आरबीआई से, उनके बैंकों से कि डाटा कहाँ से चोरी होता है, कौन कंपनियां, सरकारी कंपनियां BSCS के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से कॉल आती हैं और फ्रॉड हो जाता है, और आरबीआई उसका क्या सोल्यूशन देती है, बैंक उसका क्या सोल्यूशन देता है, और साइबर क्राइम उसका क्या सोल्यूशन देते हैं, कितने फ्रॉड हुए हैं और कितने सोल्यूशन हुए, ये हम एक आंदोलन के द्वारा जानना चाहेंगे। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? क्या महादेव सेना क्या कोई प्लान बनाया है? लोग इकट्ठे नहीं हैं, जागरूक तो हैं, लेकिन देखिए हर सिस्टम को ही कर दिया गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, सरकार जो कहती है हम अपने मोबाइल के अंदर उन्हें वो डाटा दे देते हैं। ये गूगल या जितने ऐप, जब हम उनकी कोई कहना नहीं मानते हैं, डिसएग्री होते हैं, तो वो ऐप ही नहीं डाउनलोड होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है इनसे पूछे कि डाटा कहाँ से लीक होता है। सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों की तो बात छोड़ो आप, इनका तो BSCS से डाटा लीक हुआ, मीटर के लिए अप्लाई किया, वहीं से कॉल आ गया, इनकम टैक्स से कॉल आ गया, डाटा कैसे पहुंचता है, इसकी सुरक्षा कैसी होगी? तो जो लोग पीड़ित हैं वो इनके जैसे या कई लोगों जैसे अपना पैसा गवा करके साइबर क्राइम का, बैंकों का चक्कर काट के चुप बैठ जाते हैं। हम उनको इकट्ठा करेंगे, जब संख्या होगी तो एक जन आंदोलन होगा। उसका पैसा कौन वापस करेगा? मेहनत का पैसा है, किसी के घर में शादी है सुबह रात को, उसका पैसा निकल गया, इनकी तनख्वाह आई, तनख्वाह और बैंक का पैसा निकल गया, कहाँ से रोटी खाएंगे? किसी ने अपने बच्चे की फीस भरनी है, पता चलता है कि उसका पैसा निकल गया, उसको कौन बैंक पैसा देगा, कौन उसकी मदद करेगा? उसी का पैसा कम से कम उसको दिलवाया जाए, ऐसा आंदोलन हम करेंगे, लोगों को इकट्ठा, क्योंकि एक एक लोग अलग अलग कंप्लेन करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, हम सबको महादेव सेना में इस आंदोलन में साइबर क्राइम के अगेंस्ट इकट्ठा करके और सरकार से निवेदन करेंगे, आरबीआई से निवेदन करेंगे, दिल्ली पुलिस से निवेदन करेंगे कि इसका समाधान करें। हमें समाधान चाहिए। कब से इसकी शुरुआत करेंगे? आज से शुरुआत है, अभी आपके माध्यम से शुरुआत है। एक बहुत बड़ा माध्यम है ये इस मंच का, ये लोग जहाँ सुन रहे होंगे, जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, हम नंबर जारी करेंगे महादेव सेना में, वो हमें कॉल करें, हम सब इकट्ठे होंगे, फिर हम गृह मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में हैं, और आरबीआई से निवेदन करेंगे कोई ऐसी गाइडलाइन दे, सोल्यूशन दे। देखिए एक जो कस्टमर है, ग्राहक है, अगर वो कोई फ्रिज लाता है, टीवी लाता है, उसका खराब निकलता है तो उसके पास ग्राहक का अधिकार है। अगर बैंक से हमारा पैसा चला जाता है, हम बैंक के भी तो ग्राहक हैं, तो उसका भुगतान आरबीआई करे ना। यदि पैसा निकल गया, बिना OTP शेयर के भी पैसा निकल रहा है, ऐसे डाटा आ रहे हैं, पूरा फ़ोन हैक हो रहा है, बैंक हैक हो रहे हैं, तो हम ग्राहक हैं, तो हम क्यों जगह जगह जाके बैठ के? आरबीआई सोल्यूशन दे, उसका 48 घंटे में हमारा पैसा वापस करे, और आरबीआई और पुलिस जाने कि अपराधी को कैसे पकड़ना। क्योंकि हमने तो उनके कहने पे उस बैंक में सुरक्षित पैसा रखा ना। कोई ऐसा इंश्योरेंस 10, 20, 50, 100 रुपए का कर दे कि हमारा पैसा सुरक्षित हो। यदि धोखा हो भी गया तो हमें कहीं नहीं भटकना, जनता को ना भटकना पड़े, जनता का 48 घंटे में सोल्यूशन हो जाए, 72 घंटे में पैसा वापस आ जाए। वो बैंक से लोन नहीं मांग रहा, अपना पैसा मांग रहा है, और पुलिस और आरबीआई मिलकर के, गृह मंत्रालय मिलकर के उस अपराधी को पकड़े। आज जो पीसी किए हैं तो बहुत अच्छा है, मगर इसको लेकर आप लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए कैसे जाएंगे लोगों को? ये खास करके जो कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं, क्या आप लोग डीसीपी से या बीएसएस कर्मचारी या बैंक में आप लोग लगातार बैंक जाएंगे, बात करेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो और जो लोग बचना चाहेंगे बच जाएंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, लोगों को हो सकता है शिक्षा दी गई हो, लेकिन उनको कोई बचाव नहीं दिया गया, सुरक्षा नहीं दी गई। तो आंदोलन हमारा अपना पैसा वापस पाने के लिए और सुरक्षा पाने के लिए, और वो ऐसे ही होगा जैसे देश में आज़ादी पाने के लिए लोग एकजुट हुए थे। क्योंकि एक एक व्यक्ति को, लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, जब गठरी हो जाती है तो ताकत हो जाती है। ना बैंक सुन रहा है, ना पुलिस समाधान दे रही है, ना सरकार उसके ऊपर कुछ समाधान दे रही है। शिक्षा अवश्य दे रही हो,
लेकिन अब जो महादेव सेना ने ये आंदोलन शुरू किया है, इसमें हम 3 चीजें मेन रख रहे हैं। एक, आरबीआई से हमारा निवेदन है, हमारे पैसे को सुरक्षित करे, जिसका पैसा खाते से जाता है उसका पैसा आरबीआई वापस देने की जिम्मेदारी रखे, क्योंकि हम आरबीआई पे भरोसा करके बैंकों में पैसा दे रहे हैं और वो आगे से जैसे मर्जी रिकवरी करे पुलिस के साथ मिलकर। दूसरी हमारा निवेदन है पुलिस के साथ कि पुलिस अधिक सक्रिय हो। उन्होंने एक साइबर क्राइम सेल बना दिया, लेकिन जैसे ही कॉल जाती है किसी के साथ घटना घटी, वो तुरंत सक्रिय हो जाए। उन पीड़ित के पास कोई पीसीआर आए साइबर से, कोई व्यक्ति आए, उसकी कंप्लेन लिखे और उसके ऊपर बिना वक्त गवाए उसी समय काम शुरू कर दे, ताकि जिस खाते में पैसा गया फ्रॉड का, उसका खाता फ्रीज कर दिया जाए। ना कि पीड़ित का फ्रीज कर दो आप। पीड़ित का तो इसलिए करें कि और पैसा ना निकले, उस खाते को तो फ्रीज करें जिसमें पैसा गया है। और कोई बैंक का पुलिस का ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस खाते से जो अपराधी है जिसने पैसा ट्रांसफर, वहां से वो पैसा ना निकाल पाए और पुलिस उस पैसे को वापस रिकवर करे बैंक मिल करके, और उस ग्राहक को पैसा वापस किया जाए, चाहे उस पैसे को आरबीआई ले और ग्राहक का पैसा आरबीआई भरे। तीसरा, जितनी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों से तो डाटा चोरी हो ही रहा है, तो पहले दिन से सब जान रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां भी इसका हिस्सा कैसे बन गई? उनके ऊपर तो कोई लगाम लगनी चाहिए, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। BSES के नाम से इनसे फ्रॉड हो गया, इनकम टैक्स के नाम से डेली आ ही रहा है, और आप देख रहे हैं डिजिटल जो आजकल हो रहा है अरेस्ट, वो चल ही रहा है। अरे देश का सारा पैसा आप ले जाएंगे। 10,000 करोड़ का प्रवक्ता जी ने बताया कि क्राइम हो चुका। लीगल सेल से हमारे विक्की कनौजिया जी ने बताया कि 2019 से 24 तक कितना ग्राफ बढ़ गया। हमारे संयोजक जी का पैसा चला गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई वापस फोन नहीं, ये जा के धक्के खा के आ गए हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं। और आपको जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया, अजय तिवारी जी ने, कि 2033 तक 1 ट्रिलियन, यानी सारा पैसा, इतनी इकोनॉमी तो किसी किसी देश की नहीं है, वो सब ले जाएंगे ठग। देश के अंदर कहाँ कॉल सेंटर चला रहे हैं, कौन से सिम यूज करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, तो सरकार ज्यादा सक्रिय हो जाए। अगर यदि सरकार और पुलिस चाहे तो गली के अंदर से भी एक बच्चे का खिलौना चोरी नहीं हो पाएगा। जनता को पुलिस की सहायता की आवश्यकता है, सरकार की सहायता की आवश्यकता है, आरबीआई की सहायता की आवश्यकता है। जनता का दर्द समझें और हम सब इकट्ठे होकर के इस न्याय को मांगेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं महादेव सेना की तरफ से, 7982109146, 7982109146। इसके ऊपर जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो व्हाट्सएप करें और हम सब एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे और अपनी न्याय की मांग करें। महादेव सेना लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को जारी कर रही है, और यदि सरकार, आरबीआई और साइबर पुलिस इसका समाधान कर दे तो हम इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं। वकील साहब, एंकर के साथ जो चीटिंग हुआ, बैंक से ही सारा तो सिस्टम, बैंक में ही पासबुक सब कुछ रहता है। हाँ जी, सारा आधार कार्ड में, आखिर इसमें कौन जिम्मेवार है, बैंक है या ग्राहक जिम्मेवार? बैंक ही जिम्मेदार है, ग्राहक जिम्मेदार क्यों होगा? हर ग्राहक यही सोचता है कि हमारा पैसा सेफ रहे। बैंक में अगर पैसा है तो उनका पैसा यही होता है कि चलो कैश भी हमारे पास सेफ नहीं है तो बैंक में कम से कम सेफ है। तो ग्राहक की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं, सारी भूमिका बैंक की है, सारी गलती बैंक की है। और मेरे पास कुछ साइबर क्राइम के आंकड़े हैं जिन्होंने दर्शाया है कि दिन प्रतिदिन आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 2019 में देखा गया कि 25,000 प्लस मामले दिल्ली में, मतलब पूरे दिल्ली में आए हैं। फिर 2020 में 2.5 लाख बढ़ गए, 2021 में 4.5 लाख बढ़ गए, 2022 में 9.5 लाख बढ़ गए। ऐसे करते करते अभी 2024 में शुरुआत के 4 महीने में 7.5 लाख प्लस साइबर क्राइम के मामले सामने आए हैं। पूरा साल होते होते ये मामला 20 लाख से ऊपर हो जाएगा। क्या देखते हैं इसको आप एडवोकेट होके, जिस तरीके से चीटिंग हो रहा है ऑनलाइन, कैसे? इसके लिए बैंक को सामने आना चाहिए, उसको ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि हाँ, जो भी ये ऑनलाइन ऐप्स आते हैं, गेमिंग ऐप्स आते हैं या कुछ भी, तो उनके ऊपर कुछ जो अप्लाई मांगते हैं, अलाउ करने के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनकी जिम्मेवारी वो ऐप्स ले, वो बैंक ले। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कोई ऐसा इंश्योरेंस हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही वो इंश्योरेंस हो कि आपका पैसा जाए तो जितना जाएगा, हम इंश्योरेंस के माध्यम से आपका वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पिछले साल हमारे देश के अंदर 79 मिलियन
79 मिलियन से अधिक साइबर मामलों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष हमारे यहाँ वृद्धि जारी रही और पिछले तिमाही में 500 मिलियन से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। भारत के अंदर 2033 तक सालाना 1 ट्रिलियन साइबर मामले आने की संभावना है। इस पैसे का सिक्योर कौन करेगा? यही हमारी सरकार से वो है कि इसको मतलब लोगों का जो पैसा है उसको सिक्योर करें। नमस्कार, मैं संजीव सिंघल, महादेव सेना राष्ट्रीय संयोजक। ये जो साइबर क्राइम घर घर तक पहुंच रहा है, सबसे पहले दर्दनाक स्थिति से, क्योंकि मैं खुद भी गुजरा और मैं एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूं, पढ़ा लिखा हूं और 21 तारीख को मेरे साथ ये घटना घटी। तो मैं ये सोचकर हैरान हूं कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, जागरूक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का क्राइम हो सकता है, तो एक आम व्यक्ति के साथ में, गरीब मजदूर के साथ में, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में क्या क्या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है, पिछले कई दिनों से जो साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता के तहत बताया भी जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि सहारा जो साइबर क्रिमिनल्स है वो डाटा लीक होने का ले रही है और ज़्यादातर डाटा सरकारी संस्थाओं से, प्राइवेट संस्थाओं से लीक हो रहा है। मेरे पास जो कॉल आई वो BSES का मैंने एक मीटर लगवाया था कुछ दिन पूर्व ही, और मेरे पास कॉल आती है कि आपका नाम संजीव सिंघल है, मेरा नाम है। उन्हें कैसे पता चला? उसके बाद बोलते हैं आपने BSES का मीटर लगवाया था, इतनी तारीख को मीटर लगा था, इस मीटर का CA नंबर ये है और उसके बाद आपका ये मीटर सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आपने इसे अपडेट नहीं किया है। क्योंकि अब BSES का लोगो आ रहा है, ट्रू कॉलर पे BSES का व्यक्ति आधिकारिक रूप से बात कर रहा है और उसके बाद में उसके पास पूरा डाटा था मेरा। उसके बाद जब मैंने उसे बताया कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, तो मैं उसकी बातों में आया और केवल उसकी एक टेक्निकली, शायद वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्राइम जो है वो अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, जो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है वो लोग ये क्राइम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और अकाउंट से पैसे निकल गए। अकाउंट से पैसे निकल गए, सबसे पहली बात, उसके 2 मिनट के अंदर ही मैंने जो 1930 कॉल सेंटर है उसके ऊपर कॉल कर दी। उसके बाद जानकारी मिल गई है। जानकारी मिलने के बाद भी मुझे कहा गया कि आप साइबर थाने चले जाएं। पहली बात तो है, जब मैं 2 मिनट के बाद उन्हें सूचित कर चुका हूं, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं है कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जब आप डिजिटली लोगों को, नागरिकों को बोलते हैं कि आप अवेयर रहें, तो बैंकों के पास या दिल्ली पुलिस के पास या कानून व्यवस्था के पास ऐसी चीजें नहीं है कि उस अकाउंट को रोका जा सके, उस ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। उसके बाद मैं जब हरिनगर थाना, जो कि पश्चिमी दिल्ली का है, वहां पर गया तो मुझे बोला गया कि आपको 24 घंटे बाद IO दिया जाएगा। आप बताइए कि एक क्राइम मेरे साथ आज हुआ है और 24 घंटे बाद मुझे IO दिया जाएगा, इसका मतलब आप अपराधी को ये समय दे रहे हैं कि वो पैसा लेके भाग जाए। चलिए, वो भाग गया। उसके पश्चात मैं चक्कर काट रहा हूं, फोन कर रहा हूं, उसका कोई जवाब नहीं है। और इवन मेरे बैंक को जब मैंने सूचित कर दिया तो बैंक ने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए। फ्रीज करने के बाद में 15 दिन तक जब मैं चक्कर काटता रहा, कई प्रकार के फॉर्म भरता रहा, मेरा डेबिट कार्ड, UPI पिन सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया। मेरी तनख्वाह के पैसे, वेतन के पैसे उसमें आए हुए थे और मेरा वही एक अकाउंट था। अब बताइए कि उस दिनों में अगर मेरे परिवार में मजबूरी है तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? बैंकों के पास में जब जाते हैं तो बैंक का जो स्टाफ है उसके पास टेक्निकली इतनी जानकारी भी नहीं थी कि वो अकाउंट ओपन कर सके। और उसके बाद जब वो अकाउंट ओपन नहीं कर पा रही हैं, टेक्निकली जब उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, तो आप एक आम नागरिक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो UPI के तहत सारी ट्रांजैक्शन करें? सरकार का कहना है कि आप इतने से अधिक कैश अपने पास नहीं रखिए। अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, चोरी हो जाती है, मेरे को अपने बच्चे की फीस भरनी है, तो मैं UPI से अगर नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूं? और एक जो गरीब मजदूर है, एक ट्रांजैक्शन सरकार बोल रही है कि अकाउंट भी आप ई मुद्रा के तहत करवाए, ई मुद्रा से लोन लीजिए, आप
लोन भी टेक्निकली डिजिटल माध्यम से करिए। हर ट्रांजैक्शन अगर मुझे डिजिटल माध्यम से करने के लिए सरकार बोल रही है और मैं उसे समझ पा रहा हूं, तो आप ये सोचिए कि जो एक आम नागरिक है उसको डिजिटली शिक्षित नहीं किया गया, लेकिन एक चीज उस पर थोपी जा रही है, तो ये क्राइम कैसे रुक पाएगा। हर आदमी परेशान हो रहा है, बैंक भी इसके लिए तैयार नहीं है, कानून व्यवस्था भी तैयार नहीं है, टेलीकॉम कंपनीज भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज के माध्यम से जब जो भी व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, वो मैसेज भेज रहा है या वो कॉल कर रहा है, स्पैम्स हो रही हैं, तो टेलीकॉम कंपनी कैसे अपनी जिम्मेवारी से बच रही है। तो टेलीकॉम कंपनीज की भी इसमें जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये मेरा बैंक था, बैंक के बाहर बैनर्स लगाए जा रहे हैं कि आप सभी कुछ डिजिटली करिए, अकाउंट भी डिजिटली खुलाइए, एफडी भी डिजिटली करिए, आप अपना लॉकर भी डिजिटली करिए। क्या आपको लगता है कि हमारे बैंक इतने मजबूत हो चुके हैं? और अगर नहीं हुए हैं तो पहले उसको मजबूत किया जाए, उसके बाद नागरिकों के ऊपर ये डिजिटलाइजेशन का जो बोझ है वो लादा जाए। कितने पैसे निकले थे आपके? मेरे अकाउंट से 2 अकाउंट थे, जबकि मैं इसमें भी एक प्रश्न है कि ऑनलाइन बैंकिंग में इस्तेमाल करता हूं कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, और मेरी सैलरी आई थी और उसमें से 200 रुपये छोड़ दिए गए और लगभग 90,000 रुपये निकाल लिए गए। और बात पैसों से अधिक, कई लोगों के लाखों रुपए निकल गए, सब कुछ है। मेन चीज ये है कि डाटा लीक सरकारी संस्थाओं से या प्राइवेट संस्थाओं से क्यों हो रहा है और सभी संस्थाएं अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही हैं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह, प्रवक्ता एंड मीडिया प्रभारी, दिल्ली प्रदेश। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा गृह मंत्रालय से और जो है आरबीआई से कि ये जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी भी जिम्मेदारी हो, ये अपराधी बढ़ रहे हैं तो क्राइम करते जा रहे हैं। और हमारे पास जो है ये आंकड़े आए हुए हैं, इंडियन लॉस 10,000 करोड़ साइबर क्राइम में ये लॉस हुआ है। और एक हम आंकड़ा और दिखाएंगे जो कि आया हुआ है डीसीपी साइबर क्राइम सेल से। 1930 पे कॉल आती है, 55,000 से 60,000 ये साइबर क्राइम के ये केसेस आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 700 कॉल्स जो है ये फाइनेंशियल फ्रॉड की होती हैं। और इसमें जो है ये आरबीआई को एक ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए बैंक के थ्रू कि किसी का भी कोई भी ग्राहक है उसके पैसे जो है अगर कट रहे हैं तो उसको वापस किया जाए, किसी भी प्रकार से उसको पैसे वापस होने चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।